अब भैया देखो, कुठे? उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। जाति में बांटने का प्रयास, सनातन और हिंदू को गाली देने का प्रयास, इस पे थोड़ी राजनीति होनी चाहिए। मैं तो फुल्ली एग्री करता हूं कि महंगाई पर ही राजनीति होनी चाहिए और फैक्ट्स, फिगर्स, आंकड़े और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ राजनीति होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैं बताना चाहता हूं, मेरी सरकार आने के बाद जो 12-15% इन्फ्लेशन होता था, वो 3 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी 3.5-4% पे इन्फ्लेशन रहा। हमने 2 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपीस हमारा इनकम टैक्स का लिमिट किया, जिससे कि लोगों के पास सेविंग रही। जीएसटी 2.0 लागू किया, जिससे कि 30-35% टैक्स भरते थे वो 18 या 5% पे आ गया। जो इंटरनेट का डेटा कॉस्ट है या बाकी के कॉस्ट है, जैसे 350 रुपए का 1 GB, वो घटकर 10 रुपया प्रति GB हो गया। इन्फ्लेशन पहले ही हमने कम कर दिया था। ईएमआई जो घर के लोन की होती थी वो 10-10.5% की होती थी, आज 7.5% की हो गई। हमने जन औषधि केंद्र शुरू किए, जिससे 50-70% डिस्काउंट मिला दवाइयों पर, और पर कैपिटा इनकम दुगनी की। पर उसके बावजूद भी जब 75 दिन से यह वैश्विक एक परिस्थिति निर्माण हुई है, तो हमने पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी काटे, उसमें से 3 रुपए रीएडजस्ट कर दिए, मतलब कि इफेक्टिवली 7 रुपए का अभी भी डिस्काउंट दिया है। पर कांग्रेस ने क्या किया, 5 रुपए हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल पर, और पहली बार नहीं दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करती है और हम क्या करते हैं। हमारे पूरी दुनिया में अगर आप देखें वैश्विक परिस्थितियां जो निर्माण हुई, तो आपने बताया यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, इटली, जर्मनी, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह पर 50-60% राइज हुआ है पेट्रोल डीजल में। हमने 1 लाख पेट्रोल पंप बंद ना हो यह देखा, हमने अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाकर रखे। एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं आई, डोमेस्टिक एलपीजी की जहां तक बात की जाए। और हमारे यहां पर 3-3.5% प्राइस राइज हुआ, यह बात मैं स्वीकारने को तैयार हूं। पर कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, एक भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 1 मिलियन मेट्रिक टन भी नहीं ऐड किया था क्रूड ऑयल का, हमने 53 लाख मेट्रिक टन ऐड किया, और अभी आपने देखा है 30 मिलियन बैरल और जोड़ दिया है उसमें। तो हमारे और इनके करने और अंतर में कितना अंतर है। अब मैं आता हूं लास्ट पॉइंट पे, जिस पर राजनीति होनी चाहिए। अगर कांग्रेस को लगता है महंगाई पर विषय है, उनको उठाना है, तो बता दीजिए कि तेलंगाना का वैट 35%, केरलम का वैट 30% प्लस 4%, बंगाल का वैट जो अभी टीएमसी छोड़कर गई है 30%, कर्नाटका का वैट 30%, पंजाब का वैट 27%, जहां पर हर जगह पेट्रोल का दाम 105 से लेकर 110 रुपए है। और हमारी जहां सरकार दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह वैट 15% के आसपास है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जहां पर जो है पेट्रोल का दाम 98, 97। राजकुमार भाटी जी, ये राजनीति कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। युद्ध की वजह से दाम बढ़ाना पड़े सरकार को, 3 रुपए बढ़ाए हैं सिर्फ। ये आपने शो के शुरू में कहा कि फला देश में 25 रुपए बढ़े, फला देश में 18 बढ़े, वो 15 बढ़े, वो 22 बढ़े, भारत में तो मात्र 3 रुपये बढ़े हैं। तो किसी और देश के पास नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भी तो नहीं है, नहीं उनके सबके पास बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं। 29 मार्च को पश्चिम बंगाल और 4 अन्य राज्यों में चुनाव था, मतदान था। 29 मार्च तक बीजेपी का हर प्रवक्ता हर चैनल पर यह कह रहा था, हमारे प्रधानमंत्री बहुत महान हैं, विश्व गुरु हैं, सारी दुनिया संकट में है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम के दाम नहीं बढ़ेंगे और बढ़ने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कंट्रोल कर लेंगे। और जैसे ही 29 तारीख को मतदान हुआ, गैस की कीमतें एकदम दुगनी कर दी गई, जो उसकी कमर्शियल गैस की, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। अभी देखिए कहाँ तक जाएंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री न तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, ना कृषि के विशेषज्ञ हैं, ना उद्योग के विशेषज्ञ हैं, वो केवल ऐसी एक चीज़ के विशेषज्ञ हैं, चुनाव के विशेषज्ञ हैं। अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा दिमाग, पूरा समय, पूरी ऊर्जा चुनाव में लगाए रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं हर समय। अगर उसी समय जब ये युद्ध शुरू हुआ था और लगने लगा था कि संकट आएगा, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंतजाम किए होते, कुछ नागरिकों से अपील की होती, कुछ विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई होती, कुछ ठोस फैसले लिए होते, तो संकट तो आता। ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक संकट है तो संकट हम पे भी आता, युद्ध के कारण है, लेकिन वो कम किया जा सकता था। प्रधानमंत्री अपना पूरा टाइम अपने चुनाव प्रचार में वोट मांगने में देते रहे, और अब अचानक कह रहे हैं अब सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, एक टाइम खाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। बिना उस पे जो कहते हैं ना, गांव में कहते हैं खुरेड़ी खाट पे सो, गद्दा मत बिछाओ। अब ये कोई बात है? अब आप जो है
पता नहीं क्या क्या चीज के। अब ये ऑर्गेनिक खेती एकदम शुरू हो जाती है क्या? ऑर्गेनिक खेती ऐसा शुरू हो जाएगी कि प्रधानमंत्री कह देंगे और लोग रासायनिक खाद डालना बंद कर देंगे, ऑर्गेनिक खेती शुरू कर देंगे। 3 साल लगते हैं खेत को अच्छा भाटी जी तैयार करने भाटी के लिए। जी, क्या प्रधानमंत्री ने किसी सब्सिडी की घोषणा की है कोई? भाटी जी देखिए, वैसे तो आप अक्सर विवादित बयानों के लिए वायरल होते हैं भाटी जी, लेकिन मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कभी कभी आप दिल से ऐसी बात बोल देते हैं कभी कभी दिल से ऐसी बात बोल देते हैं जो आपके सहयोगियों को पसंद नहीं आएगी। अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो दाम बढ़े हैं ये प्रधानमंत्री की गलती है और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपने कम से कम ये तो मान लिया कि युद्ध की वजह से है जिस पर हमारा कोई काबू नहीं है, बस प्रधानमंत्री ने, सरकार ने थोड़ी देरी कर दी मैनेज करने में। नहीं, वो तो है ना, नहीं वो तो देखो, युद्ध के कारण हम पे संकट तो आना ही था। लेकिन कम किया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री थोड़ा समझदारी से काम लेते और विवेक से काम लेते तो कम किया जा सकता था। ये तो नहीं कह सकते कि भाई इसका युद्ध का कारण नहीं है, युद्ध वजह नहीं है इसकी। ओके, तो मतलब ये जो यूपी का चुनाव आ रहा है, ये भी कहना चाहता हूं, जिसमें अब 8-10 महीने बचे हैं, इसमें ये महंगाई का मुद्दा नहीं उठाएंगे ना फिर आप, क्योंकि ये तो युद्ध की वजह से आ रहा है, आप खुद मान रहे हैं। नहीं, हम उठाएंगे कि हमारे पास कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता तो महंगाई थोड़ी कम होती, लेकिन क्योंकि हमारे पास अयोग्य प्रधानमंत्री है इसलिए महंगाई आसमान छू रही है। बहुत ज्यादा दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। अच्छा प्रधानमंत्री जैसे ये भी कह रहे थे मुझे राहुल गांधी या अखिलेश यादव, नहीं, जैसे चुनाव में वोट मांगने के ना जाके दिल्ली में विशेषज्ञों की मीटिंग करते कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें नागरिकों से क्या अपील करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम खर्चे बचा सकते हैं, और ये केवल सिंबॉलिक फोटो ना खिंचवा के मीडिया के लिए कि 2 गाड़ी का काफिला लेकर चल रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। मानक जी के देश भारत का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में चल सके, संभव ही नहीं है, और ये मोदी जी के हाथ में है ही नहीं। ये एसपीजी तय करेगी, ये सुरक्षा बल तय करेंगे कि प्रधानमंत्री को कितनी सुरक्षा चाहिए, और ये तो इस तरह के टोने टोटके करने की जरूरत है। मानक भाई, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या कर्नाटका, क्या आंध्र प्रदेश, क्या पंजाब हिंदुस्तान के भी हिस्से नहीं है? क्या वहां की सरकारें वैट लगाने के लिए फ्री नहीं है? मोदी जी को जब हिंदुस्तान की चिंता है, 25 राज्यों के 28 राज्यों की चिंता है, तो लाइए ना जीएसटी में भाई, क्यों नहीं लाते? दूसरी बात मैं कहूंगा, पहले महंगाई बढ़ती थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदार होते थे, पहले रुपया गिरता था तो देश का चरित्र हनन होता था, अब रुपया गिरता है तो मोदी होता है, अब महंगाई बढ़ती है तो देश भक्ति साबित करने के लिए। मैं वही कई बार कह रहा हूं, देखिए भाजपा जो है ना वो मुजरा पार्टी है, पहले 50 पैसे पड़ता था तो शहजाद दीपक कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? उतर जाते थे। क्या हो गया दीपक? नहीं, मैं मुजरा प्लीज अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स मत बोलिए। सुनिए, दूसरी बात, ठीक है, ठीक है, दूसरी अनपार्लियामेंट्री बात तो शहजाद पुनावाला ने बिहारियों के लिए कहा था कि मैं उसको यहाँ पे बोल नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी के लिए बोला था, मैं उसको बोल नहीं सकता। पूरे बिहारियों को इन्होंने गाली दिया था, इनको बिहारियों के साथ हमदर्दी अनपार्लियामेंट्री। भाजपा के लोग बात करते हैं और इनको आप यहाँ पे टीवी डिबेट पे लाते हैं तो थोड़ा मुझे भी शर्म आती है। दूसरी बात इन्होंने कहा मैट्रिक टन, 53 मैट्रिक टन की बात करी, हमने बनाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व ऑयल बनाया था पादुर में और वहां पे क्या बोलते हैं आपका कर्नाटका में। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जो बनाया गया था कांग्रेस सरकार ने बनाया था। श्रीमान, आपने 2017 में एक नींव रखा था, उसमें आज तक 1 लीटर पेट्रोल और डीजल रखने की जगह नहीं बनी है। आज तक ये सच्चाई ये है। अब आप देश को इधर उधर मत। सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी आपकी बारी है। सोमनाथ जी, राजकुमार भाटी भी मान रहे हैं, ये भी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। वो कह रहे हैं युद्ध की वजह से हुआ है, रोक तो कोई सकता नहीं था, ऐसे में इस पर राजनीति क्यों? मानक जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूं कि आप मुझे आम आदमी ही मानते हो, आखिरी में वक्त देते हो। 40 मिनट इंतजार करवाया तो धन्यवाद करता हूं। आपके लिए तो अच्छा है, आम आदमी है। अच्छा देखिए देखिए, एक अभी ना बड़ा अच्छा डेवलपमेंट आया है, जयपुर का फोटो है, ये वीडियो है, वहां की पुलिस साइकिल में चल रही है। मतलब आप सोचिए, सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने में और इनको सिंबोलिज्म करने में इतना मजा आता है कि कुछ भी कर सकते हैं। पहले माननीय मोदी जी को 2 गाड़ी पर ला करके उन्होंने बताया कि भाई माननीय मोदी जी ने काफिला खत्म कर दिया अपना। अगर 2 गाड़ी से काम चलता है तो 12 साल से क्यों कर रहे थे ऐसा? ये अगर नया नॉर्मल बन जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज एक भाजपा के नेता ने बड़ी अच्छी बात कही है, पता नहीं आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। ये भाजपा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी अगर 1 रुपया का नोट खत्म कर दिया जाए और 2 रुपये के नोट को 1 रुपया मान लें तो डॉलर का दाम 45 रुपया हो जाएगा।
भाजपा के समाधान ऐसे ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तीसरी बात आप देखें कि इनके माननीय मोदी जी का परम मित्र हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पता नहीं आप उससे कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए, कि उनपे एक इल्जाम लगा कि भारत के राज्यों में सरकारों को उन्होंने ब्राइब दिया। उसके ऊपर अमेरिका में बड़ा केस चला। उस केस को खत्म करने के लिए माननीय मोदी जी के उस मित्र ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का शपथ लिया है अमेरिका में, जिससे 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अमेरिकन यूथ को। भैया क्या हमने कोई गलती कर दी थी क्या? इन्वेस्टमेंट यहां करना चाहिए, कमाओ यहां से और ले जाओ अमेरिका में। यहां के नौजवानों को प्रॉमिस करो 2 करोड़ नौकरी हर सालाना, और वहां के नौजवानों को नौकरी दो। तीसरी बात आप समझे, अगर सोचिए अमेरिका में केस चल सकता तो यहां क्यों नहीं केस चल सकता? ईडी वहां क्यों नहीं जाता? चौथी बात आप समझे, एक्सपोर्ट कम हो गया है, फॉरेन करेंसी का आना करीब करीब बंद हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो फॉरेन करेंसी से नेचुरली का हमारा जो डिप्लीशन हो रहा है, तो देश के अंदर काफी बड़ी समस्या है। और गरीब का घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, क्योंकि कुशनिंग सारी खींच ली गई है। जो कुशनिंग गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिया था कि फ्री बस राइड दिया था लेडीज को, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। अच्छा जो गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिया था, प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला खत्म हो रहा था, फिर वो बनना शुरू हो गया है। जो हेल्थ पे खर्चा कम हो गया दिल्ली वालों का, वो फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो जो है गवर्नमेंट की, जो कोई पूछ रहे थे सरकार क्या करे, सरकार ये करे कि जो शौक हो वो शौक को एब्जॉर्व करता है। सरकार शौक को आगे नहीं बढ़ाता। सरकार की बुद्धिमत्ता आनी चाहिए। इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सलाह देंगे भाई क्या करें कि जो मार है महंगाई की वो गरीब तक ना पहुंचे। अरे विजय सरदाना बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि सीधे 10-15 रुपए बढ़ाने चाहिए, वरना बाकी जगह से पैसा काटना पड़ेगा। सोमनाथ भारती, विजय सरदाना साहब तो सरकार नहीं चला रहे ना सर, चक्कर ये है उनको क्या पता कि दूध का दाम अगर 2 रुपए बढ़ जाएगा तो कई बच्चों को दूध मिलना बंद हो जाएगा। अगर 250 रुपए आपने बढ़ा दिया छोटे सिलेंडर का दाम, तो कई घर चूल्हा जलना बंद हो गया है, लकड़ियों से चूल्हा जला रहे हैं। दिल्ली में वो बैन है। अरे बड़ी मुसीबत है। कभी गरीब के तरफ जाकर के देखिए। अगर सरदाना साहब हिम्मत करें तो मेरे साथ चलें, मैं ले चलता हूं उनको सलम की बस्तियों में, फिर देखते हैं वहां पे क्या होता है। पार्टी जी आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए जरा। दाम बढ़ने चाहिए, थोड़े थोड़े बढ़ने चाहिए या बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए? देखिए, भारत का आम आदमी बहुत पीड़ित है, दुखी है, बढ़ती महंगाई से, बेरोजगारी से बहुत दुखी है। उसे और ज्यादा दुखी ना किया जाए, जितना हो सके। जो प्रधानमंत्री जी ने खोखली घोषणा की है, अभी तक वो खोखली है, उसे जमीन पे मजबूती के साथ लागू किया जाए कि सरकार अपने खर्चे कम करे और अनावश्यक खर्चों में कटौती करे, और आम आदमी भी अनावश्यक खर्चों में कटौती करे और देश को एक सही दिशा में ले जाया जाए। जितनी मजबूरी है सरकार की उतने दाम बढ़ाए, ज्यादा दाम ना बढ़ाए, कोशिश करे कि कम से कम दाम बढ़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या 96 ओके दीपक झा, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी दीपक झा, या कांग्रेस पार्टी बता दे कि वो जीएसटी में लाने के लिए तैयार है। ठीक है दीपक झा, आपकी बारी है, यहीं से शुरू करिए। अपने राज्यों से पहले वैट तो कम कराइए, उसके बाद तेल के दाम उठाइए। मानक जी, मैं तो कहता था कि जीएसटी मिला दे। हम तो चाहते थे कि जीएसटी मिलाए, पर नहीं लाए, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है ना, ये महंगाई नहीं है, ये मोदी जी का प्रसाद है, राष्ट्रभक्ति का प्रसाद है। अब आप राष्ट्रभक्ति बनना है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना महंगाई। देखिए चक्कर क्या, आप इतना अच्छा भाषण दीजिए कि आपके भाषण से भ्रष्टाचारी जो है ना वो संत पुरुष लगने लगे, जैसे हेमंता बिश्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भगवा धारण करके संत बन गए। तो ऐसे भाषण दीजिए। आप ऐसे भाषण दीजिए कि देखिए पेपर लीक जो हो जाए, बच्चों का नौकरी ना मिले, ये देशभक्ति के लिए तपस्या लगने लगे। आप ऐसे भाषण दीजिए मानक जी कि बेरोजगार अगर है ना, वो कहे कि भाई मैं बेरोजगार हूं, नौकरी इसलिए नहीं करता कि सरकार के खजाने पे बोझ ना पड़े, इसलिए मैं बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं सरकार से, मैं नरेंद्र मोदी जी से रोजगार नहीं मांगूंगा। तो भाजपा की खैर जुमलेबाजी है। मैं एक बात कहता हूं मानक जी, आज है 16 मई 2021 का, 6 साल पुराने हम चलते हैं, बात करते हैं। आज के समय पे $68 प्रति बैरल था कच्चा तेल की कीमत, और उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 90 रुपए के पास। तो आप ये बताइए, 90 जब 70 रुपए के से नीचे बिक रहा था तेल, तो भी आपने जनता की पॉकेट मारी की। आज यहाँ पे आज फिर भी पॉकेट मारी कर रहे हैं, तो पैसा गया कहां? देश की जनता पूछना चाहती है आपसे, वही तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात,
1 अप्रैल 2023 से इन्होंने क्या खेल किया? जो स्कैम है, आप बताइएगा देश की जनता को। 80 और 20, 1 लीटर में 20% एथेनॉल का मिलावट करना शुरू किया। एथेनॉल पड़ता है 65 रुपए, तो अगर आप एवरेज प्राइस देखेंगे 100 रुपए का अगर मान के चलिए, तो 80 रुपए का मिलाया आपको पेट्रोल और 20 रुपए का मिलाया इन्होंने एथेनॉल, तो एवरेज प्राइस बैठता है लगभग 90 रुपए के आसपास। तो कहां जाता है पैसा? 100 करोड़ रुपया प्रतिदिन एथेनॉल को मिलावट करने से सरकार कमा रही है। आप प्रतिदिन 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार की जेब में डाले, कंपनियों की जेब में डाले, जनता की पॉकेट मारी किया। 2014 से जब आप प्रॉफिट में थे तब आपको कंपनियों की चिंता नहीं थी। आप आज कह रहे हैं कि कंपनियों की चिंता हो रही है। जब कंपनियों की चिंता हो रही तो फिर बंगाल के चुनाव के समय आपने कंपनियों को गला दबा के क्यों बैठे हुए थे कि कंपनियां पैसा नहीं बढ़ा सकती? आप सरकारी खर्चे को क्यों कंट्रोल नहीं किए तब जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, जब असम में चुनाव नहीं हो रहे थे? मानक जी, इसीलिए मैंने कहा ना, महंगाई नहीं है, मोदी जी का प्रसाद है, दिया हुआ प्रसाद है। शरद जी बोलिए। देखिए विजय मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और मुझे थोड़ी सी हैरानी इसलिए हुई कि सरकार ने 3 रुपए बढ़ाए। इसमें राजनीति, अगर लोगों के बेनिफिट में, जहां पर 90% लोग 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं, उनके पास बाइक्स भी हैं, अगर देश हित में सरकार कम पैसे बढ़ा रही है कि लोगों के ऊपर महंगाई की मार कम पड़े, तो इसमें ये राजनीति है। मतलब पब्लिक वेलफेयर को हम राजनीतिक आईने से देखेंगे तो मैं इसको गलत मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और क्रूड ऑयल की कीमतों में इतनी वॉलेटिलिटी है, मानक आप देखेंगे रोज ये बिल्कुल रबर बॉल की तरह ऊपर नीचे जा रही है, और कल क्या होना है हमें नहीं पता। एक अनिश्चितता के माहौल में हम एक साथ अगर 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा देंगे, सिर्फ आपकी बात ठीक निकले कि आपने कहा था 10 रुपए बढ़े तो 10 रुपए ही बढ़ने चाहिए थे, कम कैसे बढ़ गए? मुझे लग रहा है पब्लिक वेलफेयर और देश हित में, लोगों के हित में, अरे 3 रुपए पे इतना हल्ला मच रहा है, मानक सड़कों पे आ गए हैं। अगर 10 रुपए होते तो हाहाकार मच जाना था। आप ये बात नहीं समझ रहे। बस मैं यही कहना चाहता था। विजय भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बहुत विद्वान भी हैं। अब बोलिए विजय जी, बोलिए। देखिए, सच्चाई नहीं छुपती। आपको 3 रुपए भी हंगामा झेलना है, 10 पे भी। 10 में देश बच जाता, 3 में हंगामा भी होगा और देश भी नहीं बचेगा। तो उधार का घी पीने से अच्छा है कि हम अगर 10 रुपए बढ़ाते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करते, ईवी चालू करें, सरकार बेसिक काम करे, ना कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 3 रुपए बढ़ाए। अब मुझे ये बता दीजिए, अंडर रिकवरी सरकार कहां से वसूल करेगी? कौन से स्कूलों की फीस काटी जाएगी? कहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट काटा जाएगा? कहां पे फर्टिलाइजर दवाइयों की सब्सिडी काटी जाएगी? देखो, तिलों से ही तेल निकलेगा। अब आपको निकालना है, आप वेलफेयर स्कीम, यहां वेलफेयर के नाम पे बाकी वेलफेयर स्कीम काटोगे, पैसा तो देना ही है। वेलफेयर का मतलब फ्री नहीं होता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं, मेरा कहना यह है, विजय जी और शरद जी दोनों ही विद्वान लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, दोनों बात, और मेरे ख्याल से दोनों लोग ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि पैसा इतना बढ़ेगा। शरद जी भी वही बात कर रहे हैं, विजय जी, उनमें दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक सरकार का काम क्या है? सरकार क्यों है? यदि तेल के दाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ पर बैठ के पेट्रोल पंप पे बढ़ने हैं, तो फिर तो सरकार की जरूरत ही नहीं ना। एक वेलफेयर स्टेट के लिए, एक वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो उस प्रेशर को कैसे मैनेज करती है। और ये कहना कि 3 रुपए बढ़ना और 12 रुपए बढ़ना एक ही बात तो नहीं है ना। एक एक बात में, एक एक स्टेप पर किसी बात के लिए तैयारी होती है, कैसे किया जा सकता है मुझे तो नहीं पता। मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि ये जो बढ़ रहे हैं, 3 रुपए बढ़े हैं, अभी कैपेक्स को लेकर भी बात होती है, दोनों विद्वान लोग, कि कैपेक्स कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्या उसमें से कुछ पैसा निकाला जा सकता है, क्या टैक्स को और जो सरकार के पास जा रहा है, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनमें से कैसे मैनेज किया जा सकता है। और सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो वेलफेयर को और जनता को ध्यान में रखते हो कैसे उस प्रेशर को स्ट्रीमलाइन कर सकती है और थोड़ा दूर तक खिसका सकती है। 12 रुपए एक साथ झटके में देना और 3 रुपए देने में बहुत फर्क है। और दूसरा होता है कि जब आप बजट बनाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है जब संकट में होते हैं। तो वो काम सरकार का करने का है कि जो बात विजय जी कह रहे हैं कि किस चीज में कटेगी, तो वो सरकार को तय करना है कि वो प्रायोरिटीज को कैसे बदले। हाँ शरद जी बोलिए। एक छोटा सा मैं रिबटल विजय जी की जवाब देना चाहता था। ये विजय जी जो अर्थशास्त्री हैं, विजय जी वो नहीं जो आपके पास बैठे हैं, इन्होंने कहा कि देश तिल में से तेल निकलता है और इधर से लेंगे उधर से लेंगे। मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ, ये विपक्ष की तरफ से हमारे कुछ माननीय लोगों ने बोली कि जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मुनाफा कमाया, जब कीमतें हाई थी, तो कुछ हद तक उस मुनाफे के रिजर्व्स को भी मानक यूज किया गया है इस 2.5 महीने में इसको फंड करने में। ऐसा नहीं है कि अंडर रिकवरी बिल्कुल सड़क पे आ गई है ये कंपनीज, ये भी मैं जोड़ना चाहता था। करेक्ट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।